हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर और योगेश शुक्ला बायोलॉजी पर। स्वागत करते हैं। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला। शाम के 6 बज चुके हैं और ये वक्त है 12th बायोलॉजी लाइव का, जिसमें हम बात करेंगे आज एक बेहतरीन टॉपिक का, जिसमें हम पढ़ेंगे विकास के कुछ अद्भुत से प्रमाण और साथ ही साथ में विकास के सिद्धांत की अगर ये विकास हुआ तो आखिर इसके पीछे नियम कौन सा लगा है, और जिसपे ये 3 महान साइंटिस्ट लोगों से सजा हुआ विज्ञान आज हम पढ़ेंगे। लैमार्कवाद, डार्विनवाद और ह्यूगो डिवरीज का उत्परिवर्तनवाद, ऐसे अनेकों विषय पे जिसपे इंटरेस्ट ही नहीं बहुत इंटरेस्ट आता है, उन बिंदुओं पे आज हम बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग सेशन पे। इससे पहले कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक और बहुत बड़ी बात, अगर आप क्लास 12th में हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, अच्छा लगता है और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, नोट्स चाहिए, कंप्लीट सिलेबस चाहिए, कमेंट बॉक्स के ऊपर में एक लिंक है, उस लिंक पे जाइए, फिल करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, सॉल्यूशन लेकर डाउटनेट आपके दरवाजे तक आएगा और आपको सॉल्यूशन देगा क्रांति बैच। वो बैच जो आपको देने जा रही है सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ मैराथन, सर्वश्रेष्ठ लाइव क्लासेस और सर्वश्रेष्ठ टीचर्स के द्वारा, सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको मिलने जा रहा है ये बैच। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आज हम बात करेंगे विकास के एक और सिद्धांत को, जिसको हम कहते हैं अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यार विकास इस तरीके से भी एक प्रमाण निकलकर आता है कि जैसे तुम खाओगे, जैसे परिस्थिति में रहोगे, वैसे ही बन जाओगे। सही बात है, जैसी परिस्थिति में तुम रहोगे वैसे ही बन जाओगे। यह सिद्धांत भी एक एविडेंस आता है जिसे हम कहते हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, भूभौगोलिक प्रमाण। भौगोलिक प्रमाण का मतलब यह है कि किसी खास क्षेत्र में रहने वाले जो जीव होते हैं, कौन होते हैं? खास क्षेत्र में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो जीवों के ऊपर में एक बात आती है कि वो जीव जो खास क्षेत्र में रहते हैं एक जैसे थे। जैसे कि ये डार्विन फिंच, डार्विन साहब ने देखा कि गैलापागोस आइलैंड में सबके सब एक जैसे थे, पर सबकी चोंच अलग अलग थी। क्यों भैया? क्योंकि सब अलग अलग चीज खाते थे। इसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। यह बात आप एक उदाहरण में रख सकते हैं। एक और बहुत बड़ी बात जो अनुकूली विकिरण में निकल कर आती है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। यह डायग्राम नीट 2023 में पूछा गया था, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो मेरे बच्चे, मार्सुपियल्स का मतलब समझते हो? मार्सुपियल्स का मतलब होता है शिशुधानी। शिशुधानी, आपने कभी कंगारू को देखा है? कंगारू का बच्चा, उसके पेट के पास में एक शिशुधानी होती है, जो जन्म के बाद वो वहां पर ऐसे अंदर चला जाता है, एक छोटे से होल से वो अंदर जाता है और घूम के ऐसा मुंह बाहर निकाल लेता है, उसे शिशुधानी कहते हैं। ये सिर्फ कंगारू के पास में नहीं होता, ये होता है तस्मानियन भेड़िया के पास में, ये होता है मार्सुपियल्स मोल के पास में, ये होता है टाइगर कैट यानी बाघ बिल्ली के पास में, ये होता है परित चींटीखोर के पास में, मार्सुपियल्स का चूहा जो होता है उसके पास भी होता है, वॉम्बैट के पास होता है, बैंडिकूट, कोआला, चुचुंदर, सरकरा ग्लाइडर, ये सारे नाम हैं जो मार्सुपियल्स कहलाते हैं। अरे क्या कहलाते हैं? मार्सुपियल्स कहलाते हैं, शिशुधानी युक्त जीव कहलाते हैं। तो सबके सब अलग हैं। आप देखो, कहां यहां पर सरकरा ग्लाइडर, कहां मार्सुपियल मोल, कहां तस्मानियन वुल्फ, कहां पर आपका टाइगर कैट, कहां पर आपके परित चींटीखोर, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोआला, ये लोग, लेकिन सब में एक बात समान है, और वो समान है क्या? शिशुधानी, जो सबके पास में पाया जाता है। ये क्या बता रहा है कि पहले सबके सब जीव एक जैसे थे, पर आज ये सब अलग अलग हो गए हैं और सबके सब अलग अलग बदलते जा रहे हैं। कौन सा विकास कहलाता है ये कहलाता है अनुकूली विकिरण विकास। अनुकूली विकिरण कहलाता है, और विकास के इस नाम को भूभौगर्भिक प्रमाण कहते हैं। भूभौगोलिक प्रमाण कहते हैं कि इस प्रमाण में सबके सब एक जैसे थे, आवश्यकता बदली और लोग बदल गए। समझे? वो कहते हैं ना कि तुम बदल गए, तो ये बदल जाते हैं। ऐसे ही जैसा खाएंगे, जैसा रहेंगे, जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसे ही हो जाएंगे। विकास का ये वाद ये बताता है।
आपको मेरा पर्सनल सजेशन है, इसके पूरे नाम आपको याद कर लेने चाहिए। सर्कला ग्लाइडर, वॉम्बैट, कोआला, कंगारू, उसके बाद आपका शिशुधानी, मार्सुपियल्स मोल, तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट और चींटीखोर, परित चींटीखोर। इतने ही नाम है। 5 बारी ऐसे 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 घुमा के बोलेंगे, डैम श्योर याद हो जाएगा। अरे होगा ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। यह है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। इस प्रकार से यह विकास होता है। पर एक और गजब की बात निकल कर आती है। एक बात आप मुझे बताइए, यहां पर 99.99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं बता रहा हूं आपको एडप्टिव रेडिएशन, अनुकूली विकिरण। मैंने बताया आपको अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण में आप बताइए कौन सा विकास है, अपसारी की अभिसारी? बेटा एक जीव हजारों 15 मतलब 20-25 जीवों में बदल गए, ये कौन सा विकास है? अनुकूली विकिरण में कौन सा विकास होता है? अपसारी विकास। अरे विकास का नाम तो कह दो, कौन सा विकास हो रहा है? अपसारी विकास। अपसारी विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और व्हाट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जी? क्या है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में? क्या है बताइए, क्या है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में? कि पहले एक थे, अब 1 2 3 4 5 6 बन गए हैं। सबके पास शिशुधानी होना क्या बताता है? सबके पास शिशुधानी होने ये बताता है कि समान पूर्वज थे भैया, समान पूर्वज थे। लेकिन आज ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग दिखते हैं। अनुकूली विकिरण है। अरे कौन सा विकिरण है जी? अनुकूली विकिरण है। उसी तरह से स्तनधारियों को भी देखिए, उसी तरह से आप स्तनधारियों को भी देखिए, सबके पास स्तन ग्रंथि है। अरे है कि नहीं है? लेकिन इन्हीं में से कुछ बन गए यहां पर चूहे बन गए, इन्हीं में से कुछ लोग बन गए भेड़िया, कुछ इन्हीं में से बन गए, मतलब मान लेते हैं आपका भेड़िया बन गए, इन्हीं में से कुछ लोग बन गए आपके क्या बोल, जो भी है, मतलब आपका लेम्यूर बन गए, लेम्यूर बन गए। इन्हीं में से कुछ लोग और नाम से अलग जान गए, चींटीखोर बन गए, चींटीखोर बन गए। और दुनिया भर के जो लोग बने वो इसी में बने। अरे बने कि नहीं बने जी? बने ना। तो आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि भैया अनुकूली विकिरण कैसा होता है? अपसारी विकास करता है। कौन सा विकास करता है? अपसारी विकास करता है। पर एक बात गजब हो गई, पर एक बात गजब हो गई, और वो गजब ये हुआ, गजब क्या हुआ? ये हुआ कि यार ऐसा है कि एक तरफ है, एक अलग क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले शिशुधानी वाले जानवर हैं, और एक तरफ स्तनधारी है। स्तनधारी अलग जगह अपसारी विकास कर रहे हैं, और जो शिशुधानी वाले हैं वो अलग जगह विकास कर रहे हैं। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए, शिशुधानी अलग विकास कर रहे हैं, वो लोग भी बन रहे हैं अलग अलग, और स्तनधारी भी अलग अलग बन रहे हैं। अरे बने कि नहीं बने जी? बताओ जल्दी से। लेकिन एक बात दोनों में देखी गई कि दोनों में जो जीव बन रहे हैं वो समान प्रकार के बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर अपरास्तनी जो है, इस अपरास्तनी, उन्होंने 10 जीव बनाए, और जो शिशुधानी वाले हैं वो भी 10 जीव बना रहे हैं। भले इसके पास शिशुधानी और इसके पास में स्तन वाला ग्रंथि है, शिशुधानी है और ग्रंथि है, लेकिन जो दोनों के जानवर बन रहे हैं वो दोनों एक जैसे बन रहे हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं अपरास्तनी की बात करूं तो यहां पर चूहे बन रहे हैं, यहां पे मार्सुपियल वाले शिशुधानी वाले चूहे बन रहे हैं, यहां पर भेड़िया बन रहा है, यहां पर तस्मानियन भेड़िया बन रहा है। दिख रही है बात? आप इस देखो, देखो यहां पर छुछुंदर दिख रहा होगा आपको, अपरास्तनी में यहां पर आपको छुछुंदर दिख रहा है, और ऑस्ट्रेलियल शिशुधानी में शिशुधानी वाला छुछुंदर दिख रहा है, शिशुधानी वाला छुछुंदर दिख रहा है। यहां पे चींटीखोर है, यहां पर भी नमबैट चींटीखोर है, यहां पर चूहा है, यहां पर भी शिशुधानी टाइप का चूहा है, यहां पर लेम्यूर है, यहां पर धब्बेदार कसकस है, यहां पर उड़न गिलहरी है, यहां पर उड़न फैलेंजर्स है, यहां पर बॉब कैट है, यहां पर टाइगर कैट है, यहां पर भेड़िया है, यहां पर तस्मानियन भेड़िया है। ये क्या बात हुई?
ये क्या बात हुई, घर अलग अलग, क्षेत्र अलग अलग, जीव अलग अलग, लेकिन संख्या एक जैसी कैसे हो रही है। वो कहते हैं ना हर घर एक जैसा ही होता है। इसके पीछे नियम कुछ लगेगा, इसके पीछे ये लगेगा कि हमारे पास अपरास्तनी है, अपरास्तनी ने बॉबकैट बनाया, बॉबकैट बनाया, इसने चूहा बनाया, इसने लेम्यूर बनाया, नाम याद रख लेना, इसने भेड़िया बनाया, इसने जो है और क्या बनाया, और बना दे, इसमें उड़न गिलहरी बनाया। अरे क्या बनाया जी, उड़न गिलहरी बना दिया, ऐसे 4-5 बना दिए। कौन सा विकास हुआ बताओ मुझे, ये कौन सा विकास है जी, ये है अपसारी विकास। ये विकास कौन सा है, अपसारी विकास है। अब दूसरे तरफ चलो, दूसरे तरफ आना शिशुधानी वाले जानवर, दूसरे तरफ आओ शिशुधानी वाले जानवर। शिशुधानी वाले ने भी यहां पर नमबैट बनाया। क्या बनाया, नमबैट बनाया, नमबैट। वहां पर जो है बॉबकैट बना था, यहां नमबैट है। यहां पर शिशुधानी वाला चूहा बना है, शिशुधानी वाला चूहा, शिशुधानी वाला चूहा है। यहां पर लेम्यूर बना है, यहां पर कसकस बना है, धब्बेदार कसकस, ठीक है। यहां पर भेड़िया बना है, यहां पर क्या बना है, तस्मानियन भेड़िया। अरे बना है कि नहीं बना है जी। और सबसे आखिरी में यहां उड़न गिलहरी है, तो यहां पर आपका सरकरा ग्लाइडर है, जिसे हिंदी में कहते हैं ये उड़न फैलेंजर्स, उसे अपन कहते हैं उड़न फैलेंजर्स। अब सवाल गूंज रहा है, सवाल बार बार गूंज रहा है, पूछ ये रहा है कि इधर कौन सा विकास हुआ, अपसारी। इधर कौन सा विकास हुआ, अपसारी विकास हुआ। लेकिन इन दोनों में बहुत समानता है। बॉबकैट नमबैट से मिल रही है, चूहा शिशुधानी चूहा से मिल रहा है, लेम्यूर कसकस के जैसा दिखता है, भेड़िया तस्मानियन भेड़िया के जैसा दिखता है, उड़न गिलहरी उड़न फैलेंजर के जैसे दिखाई देती है। मतलब इन दोनों के बीच कौन सा विकास हो रहा है, ये हो रहा है अभिसारी विकास। तो यहां पर दिमाग चक्कर खा जाता है कि जब भी आप अनुकूली विकिरण करते हो, अनुकूली विकिरण जो होता है वो पर्यावरणीय दबाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, पर्यावरणीय दबाव के कारण। तो इसका दबाव बना कि सबको अपना अपना खाना अलग अलग खाना था, सब बदल गए। इनको भी अपना अलग अलग खाना था, ये भी बदल गए। पर जब दोनों बदल रहे हैं तो इस बदलाव में भी कुछ समानता नजर आ रही है, और वो समानता है अभिसारी विकास की। आखिर कैसे पॉसिबल है, नीट का प्रश्न, एम्स का प्रश्न, कि दो अपसारी विकास, दो अलग अलग अनुकूली विकिरण, एक शिशुधानी का और एक अपरास्तनी का, इन दोनों में समानता क्यों दिख रही है, तो आपको बताना पड़ेगा समान वातावरणीय दबाव। क्या बोला मैंने बच्चे, समान वातावरणीय दबाव, समान वातावरणीय दबाव के कारण, समान वातावरणीय दबाव के कारण दो अनुकूली विकिरण का, अनुकूली विकिरण का अपसारी विकास, दो जो अपसारी विकास हो रहे हैं, जो दो अपसारी विकास हो रहे हैं, अपसारी विकास आपस में कौन सा विकास कर रहा है, आपस में अभिसारी विकास करता है। अरे कौन सा विकास करता है जी, अभिसारी विकास करता है। गॉट माई पॉइंट, से यस। अगर हां तो बहुत आसान भाषा में आपके दिमाग में यह बात बैठ जाएगी। कहो हां, अरे कह दो हां जी कि हो जाएगा, ये बन जाएगा हमसे कि दो अपसारी विकास कभी कभी अभिसारी विकास प्रदर्शित करते हैं। क्यों, समान वातावरणीय दबाव के कारण, समान वातावरणीय दबाव के कारण। अरे तुम ठहरे कुछ और, तुम ठहरे कुछ और, समझ रहे हो, जस्ट एग्जांपल के लिए। अब दोनों जो है अगर एक ही प्रेशर से गुजर रहे हो तो कहोगे यार भाड़ में गई दुनिया, चलो साथ में चलते हैं।
दबाव में दो लोगों के साथ आते हैं ना, तो वैसे ही समान प्रकार के कहानियां बनती हैं। इसलिए दो अनुकूली विकर्ण अलग अलग आपस में जब होता है तो अभिसारी विकास होता है, उसमें समानता आने लग जाती है। परेशानी जब होती है ना, जब परेशानी होती है तो दो लोग पास में आ जाते हैं, इसे अभिसारी विकास कहते हैं। गॉट माई पॉइंट? से यस और नो? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक बार और पढ़ना, जिसे किसी को समझ नहीं आ रहा है एनसीईआरटी पढ़ना, दोबारा मेरी वीडियो दिखना, बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। लेकिन जितने भी मार्सुपियल से उनके नाम मत भूलना, नाम मत भूलना। ये डायग्राम रट के जाना ही कि कहां पर सरकरा ग्लाइडर है, कहां पर तस्मानियन भेड़िया है, कहां पर मार्सुपियल मोल है, कहां पर आपका नमबैट है, कहां पर शिशुदानी चूहा है, कहां बेंडिकूट है, कहां कोआला है। इनके नाम आपको याद रख लेने हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर विकास के कुछ और नए पैटर्न दिखाई दिए। कहानियां हैं, सुनते रहो, मजा आ रहा है ना कहानी सुनने में कि विकास ऐसे हुआ, विकास वैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, कुछ नहीं पता विकास कैसे हुआ। जिसको जो दिखा वो विकास वैसा कर रहा है, जिसको जो समझ में आया वो विकास की वही परिभाषा बना रहा है। नई परिभाषा एक नई व्यक्ति ने बताई, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये क्या है जी? भ्रूण की प्रमाण, भ्रूण की प्रमाण, भ्रूण की प्रमाण। लोगों ने कहा, एक साइंटिस्ट थे, लोग नहीं बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, नाम था अर्नेस्ट हीकल। कहो हाँ, अर्नेस्ट हीकल। ये साइंटिस्ट थे, नाम बड़ा सुना सुना लग रहा है, बड़े फेमस साइंटिस्ट थे भैया, अर्नेस्ट हीकल। इन्होंने कहा कि दुनिया में जो विकास होते हैं, जो दुनिया में विकास होते हैं, वो अपने भ्रूण वाली जो कंडीशन है, भ्रूण की, जो हमारी भ्रूण की है, जो हमारा क्या बोलना चाहिए, जो रिलेशन है हमारा, ठीक है, जिसे ऑन्टोलॉजी कहते हैं। ऑन्टोलॉजी मतलब जब हम भविष्य में बड़े होंगे, जाइगोट से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद भ्रूण बनेंगे। जब हम ये बन रहे होते हैं तो हम अपने पूर्वजों को फॉलो कर रहे होते हैं। अब ये कैसे? इन्होंने ऐसे समझाया, ध्यान समझना। ये है हमारा फिश, गौर करना मेरी बात को, ये है फिश, ये है सैलामेंडर मतलब उभयचर, ये है टॉर्टॉइस मतलब सरीसृप, ये है चिक्स यानी पक्षी, ये है रैबिट मतलब जीव, और ये है मनुष्य। गौर से सुनना, गजब की बात बताया था इन्होंने, गजब की बात बताई थी इन्होंने कि बॉस हमारे पास मछली है, पूर्वज थे ना, किसी ने कहा था कि मछली हमारे पूर्वज थी, उभयचर हमारे पूर्वज थे, सरीसृप हमारे पूर्वज थे, चिक्स मतलब मुर्गियां हमारी पूर्वज थी, ऐसा मानते हैं लोग, रैबिट्स यानी जानवर, और आखिरी में मनुष्य। इन्होंने कहा कि ऑन्टोलॉजी फॉलो फाइलोजेनी। अब इसका मतलब क्या है? जब मछली, उभयचर, हम सब जब वृद्धि करते हैं तो भ्रूणीय अवस्था में वो सारे लक्षण होते हैं जो सब में समान है। लेकिन धीरे धीरे जब हम वृद्धि करते जाते हैं तो वो लक्षण धीरे धीरे गायब होते जाते हैं। लेकिन हम भ्रूणीय अवस्था में अपने सभी पूर्वजों के लक्षणों को फॉलो करते हैं। क्या कहा? कि देखो, हम बड़े कितने भी हो जाएं, हम बड़े होके अलग हो गए अलग बात है, लेकिन जब हम भ्रूण थे तो हमारे शरीर में गिल्स के स्लिट, कुछ कुछ लक्षण, ये देखो पता चल रहा है कि कौन किसका है। बताओ, ये सबके सब भ्रूण है, ये सबके सब भ्रूण हैं अलग अलग। पता चल रहा है क्या कोई मुर्गी का, कौन बकरा का, कौन रैबिट का, कौन टॉर्टॉइस का, कौन छिपकली का? सबका भ्रूण जब पहली बार बना होता है एक जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे वृद्धि करेगा, ये मछली बन जाएगा, ये सैलामेंडर बन जाएगा, ये टॉर्टॉइस बन जाएगा, ये चिक्स बन जाएगा, ये रैबिट बन जाएगा, ये मनुष्य बन जाएगा। तो इनकी कहानी का श्रेय अलग ही चल रहा था। इन्होंने कहा कि भैया जब बच्चे बनते हैं, जब भ्रूण से आगे बढ़ते हैं, भ्रूणी अवस्था में, यहां पर यह होता है, अर्नेस्ट हीकल ने कहा कि भ्रूणी अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में जीव अपने जातीय वृत्तीय संबंध, जातीय वृत्ति का मतलब ही होता है पूर्वजों के संबंध, जाति वृत्तीय संबंध को प्रदर्शित करता है, संबंध को प्रदर्शित
करता है। यह बात समझ में आ गई कि जब हम भ्रूणीय अवस्था में थे तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि हम अपनी मछली से भी कुछ थोड़ा बहुत मिल रहे हैं, हम उभयचर से भी थोड़ा बहुत मिल रहे हैं, हम सब कुछ अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं, ऐसा कहा। फिर आए एक और साइंटिस्ट, वॉन बियर, अर्नेस्ट वॉन बियर इनका भी नाम था। इन्होंने कहा हमारे नाम में भी अर्नेस्ट लगा हुआ है, रुको हम भी बताते हैं। अर्नेस्ट वॉन बियर साहब ने कहा क्या बता रहे हो, ये क्या है, गलत बोल रहे हो तुम। अगर वो बचपने में फॉलो करता था तो बड़े होने के बाद वो सारे लक्षण गायब कहां हो गए। अर्नेस्ट वॉन बियर ने कहा कि अगर तुम सही कह रहे हो, मान लिया कि ये जो अर्नेस्ट हीकल साहब कह रहे हैं कि भ्रूण अवस्था में हम प्रदर्शित करते थे, बाद में हम प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में प्रदर्शित किया ना, तो इन्होंने कहा, अर्नेस्ट वॉन बियर ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्ब्रियोलॉजी को रिजेक्ट करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, तुम कहना अर्नेस्ट वॉन बियर। वॉन बियर ने कहा कि भैया तुम कुछ भी कह रहे हो, अगर भ्रूणीय अवस्था में लक्षण समान थे तो वो लक्षण बड़े होने के बाद कहां गए, जब लक्षण बड़े हुए तो वो कहां गए। बोले वो तो नहीं है। तो बोले तो गलत है तुम्हारा सिद्धांत। अरे बड़े होने के बाद कुछ तो लक्षण होना चाहिए, तो क्या मछली सबके सब एक जैसे थे, जब ये बड़े हुए तो एको लक्षण नहीं मिल रहा है मछली के जैसा हमारे अंदर, एक भी लक्षण हमारा रैबिट के जैसा नहीं है, एक भी लक्षण हमारा सैलेमेंडर के जैसा नहीं है, क्यों। वॉन बियर ने कहा बकवास, रबिश, गलत बात है। वॉन बियर ने कह दिया गलत है, रिजेक्ट कर दिया। चलो भाई मान लेते हैं, रिजेक्ट कर दिया। फिर आई छठवीं कहानी, ये भी एक नई कहानी को लेकर आया। ना 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 ना, विकास ऐसे नहीं हुआ था, विकास हुआ था बड़ी मेहनत से, लगन से हुआ था। कैसे हुआ था विकास, आइए दिखाते हैं विकास कैसे हुआ था। छठवीं कहानी आई, फिर एक और नए वैज्ञानिक ने कहा नेचुरल सिलेक्शन से होता है विकास। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है प्राकृतिक चयन, और ये बहुत गजब की बात बताई इन्होंने। अभी तक यहां पर सब खिचड़ी बनते चला जाएगा कि यार कितना पढ़ूं मैं। किसी ने कहा भूगर्भीय प्रमाण सही है, किसी ने कहा आकार की शारीरिकी प्रमाण सही है, किसी ने कहा बायोकेमिकल प्रमाण सही है, किसी ने कह दिया कि ना 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 अनुकूली विकिरण सही है, किसी ने कह दिया नहीं भ्रूणिकी प्रमाण सही है, और किसी ने कह दिया कि नहीं प्राकृतिक चयन सही है। छठवीं कहानी चल रही है। मैं कितनी कहानी पढ़ूं, आ रहा है दिमाग में कुछ, 6 कहानी पढ़ा दिए। क्या क्या पढ़ा है, भूगर्भीय प्रमाण, किसी ने कहा नहीं नहीं मैं विकास को मिट्टी में खोजूंगा, भूगर्भ में मिलेगा तलछटी चट्टानों पे। किसी ने कहा नहीं मैं शारीरिक आकार की, हाथ के रंग रूप देखकर मैं बताऊंगा कि विकास कैसे हो रहा है, बदलाव कैसे आ रहा है। फिर किसी ने कहा नहीं 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 हम बताते हैं डीएनए के आधार पर हम बताएंगे, डीएनए आरएनए समान है, सब पूर्वज समान है, बहुत बढ़िया। फिर किसी ने कहा कि नहीं 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 अनुकूली विकिरण से प्रमाण पता चलेगा। फिर किसी ने कहा नहीं भ्रूणिकी से प्रमाण पता चलेगा। और अब आगे नेचुरल सिलेक्शन। जानने के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऊपर कमेंट बॉक्स में लिंक है क्रांति बैच ज्वाइन करना, वहां पर इससे बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं और भी चीजें, ठीक है। क्रांति बैच में आ सकते हो आप। अब आ गए भाई प्राकृतिक चयन में। प्राकृतिक चयन में जब हम पहुंचे तो प्राकृतिक चयन 2 आधार पर होता है। सबसे पहला प्रकार इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म इसे अपन कहते हैं, और इसका नाम है औद्योगिक अतिकृष्णता। सुनते ही आपको लगेगा ना 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 कुछ बात तो है इसमें, औद्योगिक अतिकृष्णता। अब ये भी एक मस्त कहानी है, सुनते रहना। और एक होता है रासायनिक प्रतिरोध। दोनों कहानी को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें अंत तक। देखो दोनों कहानी का मैं जलवा तुम्हें बताता हूं। पहला जलवा शुरू होता है इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म। कहानी को सुनना मजा आएगा। लाइक कर दो यार, है क्या है ये, लाइक करो। हां तो मैं कहानी क्या बता रहा था, ये कहानी है 1857 से बहुत पहले की। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, और उस क्रांति का बहुत बड़ा असर पड़ा मैनचेस्टर नामक शहर में, जो एक औद्योगिक शहर बना। उस औद्योगिक शहर में हुआ यह था कि औद्योगिक शहर में एक पतंगा
ये पतंगे का फोटो है, देखा होगा आप लोगों ने, तितली जैसा दिखता है, इसे पतंगा कहते हैं। ये पतंगा जो सफेद कलर का था, कौन से कलर का था, कहानी को सुनो, सफेद कलर का, जिसका नाम था बेटसन बेटुलेरिया। अरे क्या नाम था इसका, बेटसन बेटुलेरिया नाम था इसका। बहुत अधिक संख्या में रहता था और मजे से रहता था। क्यों रहता था बताऊंगा बाद में। और ब्लैक कलर का पतंगा जिसका नाम था बेटसन कार्बोनेरिया, सब लिखा हुआ है, बेटसन बेटुलेरिया सफेद का नाम था, ब्लैक वाले का नाम बेटसन कार्बोनेरिया था। तो बेटुलेरिया और कार्बोनेरिया दो पतंगे थे। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से पहले, सोचो कि जब औद्योगिकरण हुआ था तो सफेद पतंगे बहुत रहते थे। औद्योगिकरण से पहले वहां पर सफेद पतंगे रहते थे, और जब औद्योगिकरण हो गया, जब औद्योगिकरण के बाद, तो सफेद पतंगे गायब हो गए और काले पतंगे रहने लग गए। अगर कोई और होता कहता जरूर वहां पे भूत का साया था, जरूर वहां पर कोई डायन आ गई होगी, तभी सफेद पतंगे की जगह काले पतंगे। आखिर इसमें बात क्या है, आखिर कैसे हुआ। साइंटिस्ट को भी बोले नहीं, हमको भी नहीं बूझा है, हमको भी नहीं समझ आया कैसे हुआ है, तो समझाओ थोड़ा सा। तो समझने की कहानी पे चलते हैं कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण से पहले ऐसा क्या था कि सफेद पतंगे ज्यादा थे और काले कम। औद्योगिकीकरण हो गया तो काले ज्यादा और सफेद कम, ऐसा क्यों भैया। तो डिटेल में चलते हैं। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण से पहले, कारण बताना है कि औद्योगिकीकरण से पहले का कारण क्या था। तो कारण यह पता चला कि जब औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था, माहौल एकदम साफ था, वायु का प्रदूषण बिल्कुल नहीं हो रहा था। और जब वायु का प्रदूषण बिल्कुल नहीं हो रहा था तो पेड़ों की छालों पर एक विशेष प्रकार का जीव रहता था, नाम है लाइकेन। सफेद लाइकेन रहता था। लाइकेन बहुत गजब की चीज है। पौधों के ऊपर सहजीवी तौर पर, आपको पता ना लाइकेन जो है शैवाल और कवक का सहजीवी है, वो पौधों के ऊपर रहता था। कौन सा कलर था, सफेद कलर था। अब पीछे का पेड़ सफेद और पतंगा भी सफेद। शिकारी शिकार करने आता था, सफेद सफेद छिप जाते थे और काला को देख डालता था, और काला को देख लिया तो काला को मार डाला, काला को खा लिया और काले को लेकर निकल गया। इसलिए काले की संख्या कम और सफेद की संख्या ज्यादा। क्या हुआ था, तो याद रखना, औद्योगिकीकरण से पूर्व श्वेत लाइकेन उगा करती थी वृक्ष में। वृक्ष पर श्वेत लाइकेन उगा करते थे और इस पृष्ठभूमि का श्वेत शलभ को लाभ मिलता था, व्हाइट पतंगे को लाभ मिलता था। और जब काले पतंगे जो थे वो शिकारियों की पकड़ में आ जाते थे। गौर करो, देखो यहां पर कहीं पतंगा दिख रहा है तुमको, इस जगह पे देखो कहीं सफेद पतंगा दिख रहा है, लेकिन है इस छाल पे देखो, यहां पर दो पतंगे हैं, दिख रहे तुम्हें, कहीं सफेद भी है और कहीं काला भी है। काला एकदम दिखाई दे रहा है और सफेद वाला दिखाई नहीं रहा है। यहां पे भी काला दिख रहा है, सफेद वाला नहीं दिख रहा है। क्यों, व्हाइट लाइकेन थी मेरे बच्चे, व्हाइट लाइकेन थी वहां पर। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया ऐसा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जब औद्योगिकीकरण हो गया, तो पता यह चला कि औद्योगिकीकरण के बाद वायुमंडल में प्रदूषण हुआ, गैसें निकली, और उन गैसों में सबसे तेज गैसेस थी सल्फर डाइऑक्साइड। और यह सल्फर डाइऑक्साइड लाइकेन को कतई पसंद नहीं गए। लाइकेन कहती है इस प्रदूषित वातावरण में मैं नहीं रहूंगी, और चली जाती है। सो लाइकेन इज अ इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। लाइकेन प्रदूषण का सूचक है। अगर कहीं पर लाइकेन थी और अब लाइकेन नहीं है तो समझ जाओ कि वहां वायु प्रदूषण हो गया है। वहां पर क्या हो गया है, वायु प्रदूषण हो गया है। सो वायु प्रदूषण जैसे ही हुआ, लाइकेन कहीं हमको नहीं रहना है, माफ करो हमको, ऐसी प्रदूषित जगह पे मैं ना रह पाऊंगी। लाइकेन वहां से चली गई, और जब लाइकेन वहां से चली गई तो बैकग्राउंड हो गया काला, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गया, ऐसे खेला पलट गया।
कल तक सफेद पतंगों के लिए रहने वाले ये पेड़ आज काले पतंगों को सपोर्ट करेंगे और काले पतंगे अब छुपने लगे। देखो काला पतंगा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सफेद दूर से दिखने लगा। सफेद पतंगों को शिकारियों ने पकड़ा और खाने लगे। अब समाज, अब बैकग्राउंड किसको सपोर्ट कर रहा है? काले पतंगे को सपोर्ट कर रहा है, व्हाइट पतंगों को नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं भैया कि बाद अवधि में धुएं कालिकों के कारण पेट के तने काले पड़ गए। और काले पड़ने का रीजन ये था कि भैया जो हमारे पास लाइकेन थी वो विलुप्त हो गई। लाइकेन विलुप्त हो गई, लाइकेन चली गई कि ऐसी जगहों पे मैं ना रहूंगी, विलुप्ति वाली जगह पे। याद रखना, एक बड़ी कहानी आती है, लाइकेन जो है वो प्रदूषण का सूचक है। अरे प्रदूषण का क्या है जी? प्रदूषण का सूचक है, ये प्रदूषण का सूचक। ठीक है भाई। अब लेकिन मसला ये है कि ये जो हुआ वो क्या अपने आप हो गया? ऐसा आसानी से हो सकता है? इसी को कहते हैं प्राकृतिक चयन। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि ना तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी, ना कोई जीव बनेगा ना बिगड़ेगा। प्रकृति जिसका चयन करेगी, प्रकृति जिसके अनुरूप होगी, वो वैसे रहेगा। अगर प्रकृति चाहती है कि आज काले को रखा जाए तो काला पतंगा रहेगा। प्रकृति चाहती है कि 6 महीने बाद ऐसा माहौल बदल जाए कि सफेद पतंगा रहेगा, तो सफेद पतंगे के अनुरूप वातावरण हो गया तो सफेद रहेगा। इस दुनिया में विकास प्राकृतिक चयन की वजह से हुआ है, कोई कारण नहीं है विकास का। विकास सिर्फ प्राकृतिक चयन की वजह से हुआ है। कल तक माहौल डायनासोर के पक्ष में था, डायनासोर रहा इस दुनिया में। आज माहौल डायनासोर के पक्ष में नहीं है, वो नहीं रहेगा। यह बात 2 लाख साल पहले भी सही थी, आज भी सही रहेगी और लाखों साल बाद भी सही रहेगी कि हां भैया विकास प्राकृतिक चयन की वजह से होता है। मान ली, समझे? अरे बूझे कि नहीं जी? कमेंट सेक्शन पे लाइक करो, एक बार बोलो फटाफट कि हां जी गुरुजी जान गए हम कि प्राकृतिक चयन क्या होता है। प्राकृतिक चयन का उदाहरण है औद्योगिक अतिकृष्णता, और इसका मतलब यह है कि प्रकृति जब जिस गुण को सेलेक्ट करती है वही इस दुनिया में रह पाता है। हम आज इस दुनिया में इतने डोमिनेंट लेवल से इसलिए हैं क्योंकि हम प्रकृति को सपोर्ट कर रही है। प्रकृति हमें आज हमारे जीवन को प्रकृति सपोर्ट कर रही है। अगर नहीं करेगी तो नहीं रह पाएंगे। दूसरी प्राकृतिक चयन की एक और विधि बहुत कॉमन है। जस्ट एग्जांपल के लिए, अगर किसी को शुरुआत में मधुमेह हो गया है या बीपी हो गया है तो शुरू में उन्हें 2 mg 2.5 mg की दवाई दी जाती है। कुछ दिनों के बाद उन्हें 5 mg की दवाई दी जाती है, फिर 20 mg की, फिर 40 mg की, फिर 100 mg की, और फिर कुछ दिनों के बाद इंजेक्शन लगने लग जाता है। फिर भी वो दवाई उन्हें असर नहीं करती है। ये क्या हुआ? बताइए, ये क्या हुआ कि कल तक उस इंसान को 2 mg की दवाई असर कर रही थी, आज नहीं कर रही है? या फिर आपको पता है दुनिया में जो पहला पेनिसिलिन बनाया गया था, एंटीबायोटिक्स, अगर आज हम बैक्टीरिया को दें तो बैक्टीरिया उससे नहीं मर रहा है। या फिर हम कीड़ों को, खरपतवार को मारने के लिए जो डीडीटी वगैरह डालते हैं, कल तक उससे मर रहा था, आज उस केमिकल से वो जीव नहीं मर रहा है। आपको पता है ये क्यों हो रहा है? इसे कहते हैं रासायनिक प्रतिरोध। कि अगर हमें लगातार किसी एक रसायन का आदत पड़ जाए तो कुछ दिनों के बाद उसका प्रभाव हमारे शरीर में नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर रेजिस्टेंट लेवल, वी आर इन रेजिस्टेंट लेवल। हम एक रेजिस्टेंट लेवल में पहुंच जाते हैं और हम प्रतिरोधी हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई डेली मारे तो एक समय के बाद आप बेशर्म हो जाएंगे, निर्लज्ज हो जाएंगे, आपको लज्जा नहीं आएगी मार खाने में। आप अगर लगातार किसी से गालियां सुनते हैं तो एक समय के बाद आपके कान भर जाएंगे, अरे कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। समझ रहे हैं बात? मेरी बात समझ रहे हैं? ये प्रक्रिया है, ये भी प्राकृतिक चयन है कि सूक्ष्म जीवों के प्रति जो दवाई हम डालते हैं, हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स डालते हैं ना, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही जल्द, शताब्दियों में नहीं, महीनों में और वर्षों की समयावधि में ही वो प्रतिरोधक हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो उसमें असर नहीं करता है। और जब उसमें असर नहीं करता है तो ये भी एक मानवोद्भिद विकास का उदाहरण है।
ये मानवोद्भिद विकास का है। इस विकास को हम एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। एक बार प्रश्न आएगा तुमसे, नीट में पूछा भी गया है कि ऐसे विकास का उदाहरण बताओ जो मानवों द्वारा किया गया है। जैसे औद्योगिक अतीक्ष्णता का जो बेटुलेरिया का परिवर्तन हुआ वो मनुष्यों की क्रियाक्रम थे। केमिकल्स डालेंगे, मनुष्यों के क्रियाक्रम थे। ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। हमने कुत्तों को क्रॉस कर करके अलग अलग ब्रीड बना दिए। ये विकास मनुष्यों के द्वारा हुआ है। इस मनुष्य को मानवोद्भिद क्रिया कहते हैं। तुमसे पूछा जाएगा कि इसमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो मानवों के द्वारा संपन्न हुई और कौन प्राकृतिक तरीके से हुई। जैसे डार्विन फिंच अपने आप बदले थे, प्रकृति ने बदला था उन्हें। मार्सुपियल्स अपने आप बदले थे, प्रकृति ने बदला था उन्हें। जैसे आपके स्तनधारी अपने आप बदले थे, प्रकृति ने बदला था उन्हें। पर मानवोद्भिद क्रियाएं कौन सी हैं, तो आपको पता रहना चाहिए बॉस कि मानव के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे कुत्तों की ब्रीडिंग, गाय भैंस की ब्रीडिंग, उसके बाद नए तरीके की गाय भैंस पैदा करना, कुत्ते पैदा करना, यह मानवोद्भिद विकास है। डार्विन ये रासायनिक विकास जो है वो मानवों के द्वारा किया गया विकास है। औद्योगिक अतीक्ष्णता मानवों के द्वारा किया गया विकास है। और ये है विकास के मेथड्स जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए और इनके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे कि आज की ये कहानी आपको समझ में आई होगी। और आज का सेशन बस इतना ही। इतनी बातों को ध्यान रखिए